बुलेटिन की शुरुआत यूपी की बड़ी खबर से। कानपुर के मोहम्मद अली जौहर पार्क में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जारी खवातीन का मुजाहरा खत्म होने की खबर इंतजामिया के लिए राहत का सबब तो बनी, लेकिन इस एहतजाज के दोबारा शुरू होने पर जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात जिस तरह मुजाहरीन के साथ बर्ताव किया उसके खिलाफ चमनगंज इलाके के साथ साथ पूरे शहर में बेचैनी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मुस्लिम अक्सरती इलाकों में बंद का माहौल नजर आया। दरअसल मुजाहरे पर बैठी खवातीन अपने मुतालबे को लेकर बजित रहीं, जिसके बाद इंतजामिया ने ताकत के बलबूते पर खवातीन को पार्क खाली करने पर मजबूर किया। मोहम्मद अली जौहर पार्क में पहले पुलिस ने डेरा डाला, उसके बाद हजारों की तादाद में खवातीन सड़क पर बैठ गईं, जिसकी वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर अनंत देव और डीएम ब्रह्मन देव ने खवातीन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन खवातीन का कहना है कि मर्दों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात को वापस लिया जाए और इन्हें नोटिस भेजकर हरासा करना बंद किया जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया ने 80 से ज्यादा अफराद के खिलाफ नोटिस जारी किया था। उकसाने वालों पर कार्यवाही उनको हमने पाबंदी किया है, 149 का नोटिस भी दिया है और जब उसके पश्चात जब वो चिन्हित होंगे तो उनके विरुद्ध ये देख करके कि हाँ भाई वास्तव में उकसाया कि इनकी गलतफहमी है कि इनका, चूँकि यहाँ पर कई चीज़ें हैं। कोई आदमी कह रहा है कि भाई वो दिल्ली और शाहीन बाग, कुछ और लखनऊ और ये, तो तमाम चीज़ें एक माहौल की हैं, तो वो सब विषय जांच का रहेगा, उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कानपुर में मोहम्मद अली पार्क में धरना चल रहा था और कल रात में पुलिस ने बलपूर्वक उसे हटाया और जहां अफरा तफरी का माहौल मच गया, जबकि महिलाओं का साफ कहना है कि जिन लोगों को फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाया गया है उनके मुकदमे को वापस लिया जाए, तो वो हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन अपने आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी लीडर रघुराज सिंह के बुर्के पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी खवातीन की इज्जत करती है और वो इस बयान की हिमायत नहीं करते। इन्होंने कहा यह बयान रघुराज सिंह का जाती बयान हो सकता है। ख्याल रहे कि रघुराज सिंह ने बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा था कि हमारे मुल्क में बुर्के की आड़ में दहशतगर्द घुस जाते हैं। इन्होंने कहा था कि जब लक्ष्मण जी ने सुपनेखा की नाक और कान काटी थी उस वक्त उसने बुर्का पहना हुआ था, तभी से ये बुर्का पहनने की रिवाज शुरू हुई और ये लोग उन्हीं की नस्ल से हैं। अलीगढ़ के अंदर एक बयान दिया है रघुराज सिंह साहब, जो कि यहाँ के मंत्री हैं यूपी सरकार के। उनका ये कहना है कि उसमें जो है बुर्के पे बैन होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, बुर्के पे बैन होना चाहिए? देखिए, धर्म अपना है भाई, किसी पर कोई बैन नहीं लगा सकता है। अपना अपना धर्म, अपना रास्ता है। उनका ये मानना है बुर्के में के भेष में आतंकवादी व्यक्तिगत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। उस बुर्के का सम्मान है, वो मुस्लिम महिलाओं का सम्मान है, मुस्लिम धर्म का सम्मान है। हाँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी मारूफ समाजी कारकुन सुमैया राना ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया में गलत तरह पेश किया जा रहा है और इस पर बीजेपी के कुछ लीडर गैर जरूरी तनकीद भी कर रहे हैं। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत करते हुए सुमैया राना ने वाजे कर दिया कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरा हिंदुस्तान में दम घुटता है, बल्कि अलीगढ़ में ये कहा था कि बीजेपी ने मुल्क में फिरका परस्ती का जो माहौल बना दिया है उसमें सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले हर हिंदुस्तानी का दम घुट रहा है। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट सुमैया राना हमारे साथ हैं। उनके एक बयान को लेकर कि उनका हिंदुस्तान में दम घुटता है, अजीब व गरीब बातें की जा रही हैं। ये बयान सही है या गलत है, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सुमैया राना, आपका बयान कि हिंदुस्तान में दम घुटता है सुर्खियों में है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गैर दस्तूरी है, गैर जमहूरी है। आप किस अंदाज से इसकी वजाहत करना चाहेंगी, कब दिया गया ये बयान? देखिए, ये 1-2 रोज़ पहले की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा मुझे बुलाया गया था कि यहाँ पर आकर के आप अपनी बात रखें। जो वहाँ पे बच्चों के जो वहाँ के तालिबे इल्म हैं उनके जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो बयान दिखाया जा रहा है वो आधा अधूरा है और इधर उधर से काट के दिखाया जा रहा है। मैंने सिर्फ वहाँ पे ये कहा था कि हम लोग का इस वक्त पहला मिशन ये होना चाहिए कि हम लोग कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाएं। उस पर आई भी एक खराज भी हम लोगों को मंजूर नहीं है।
इस तरह का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट कर दिया है, सांप्रदायिकता का माहौल, जो नफ़रत की आंधियाँ चल रही हैं, उसमें घुटन महसूस हो रही है। मुझे सिर्फ नहीं, हर उस हिंदुस्तानी को घुटन महसूस हो रही है जो सेक्युलरिज्म को पसंद करता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित की एकता में विश्वास रखता है। मैंने ये कहा था, और लेकिन जिस तरह मीडिया द्वारा और तमाम न्यूज़ चैनल्स द्वारा ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुझे भारत में मेरा दम घुटता है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। मेरा इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है और उसको काट पीट के गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आपने देखा सुमैया राना का मानना है कि मीडिया ने उनके साथ ज़्यादती की है, उनके बयान को गलत अंदाज से पेश किया है। बहरकैफ ये जमहूरियत है, दस्तूर ने सबको हक़ दिया है कि वो अपनी बात अपने अंदाज से कह सकता है। कैमरामैन गुलजार अहमद खान के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। एमयू में हंगामे में पुलिस के जरिए 123 तलबा की निशानदही की खबरें गुज़िश्ता दिनों मंजरेआम पर आई थीं, जिसके बाद एमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने मज़कूरा खबरों को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी पुलिस के आला अफसरान से बातचीत हुई है और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, आज इसके बारे में सुबह ही जैसे हमने भी अखबार में सुना और एक आध फ़ोन भी आ गए, फ़ौरन हमने कांटेक्ट किया और हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात किया और फ़ौरन हमने उसका जवाब ही दिया कि ये जो न्यूज़ आई है कि 123 लोगों को एमयू बवाल के सिलसिले में चिन्हित किया गया है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर 123 मान लीजिए, अगर आप जैसा कि आप कह रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर देखा है तो किसी का नाम नहीं, बस एक खाली फिगर दिया गया है कि इस तरीके से चिन्हित किया गया है। अगर चिन्हित किया गया होता तो नाम देते, तो ये इटसेल्फ कंट्राडिक्टरी है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसलिए नहीं कोई किया क्योंकि एक ऑलरेडी कमेटी, गुप्ता कमेटी बनी हुई है, ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आई थी, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसलिए अब इंडिपेंडेंट कोई हमारे लेवल पे कोई इंक्वायरी करने की कोई बात नहीं बनती, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो इसलिए हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। अब वी आर वेटिंग फॉर। अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान अशोक पांडे ने अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए एक बार फिर जहर अफशानी की है। इन्होंने मुल्क गिर सतह पर चल रही शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक को मुल्क मुखालिफ करार दिया और इन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान और जिन्ना परस्त हैं। के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा पहले दिन से है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्रद्रोही ताकतें कही जा सकती हैं, जिन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया हुआ है। आज दिल्ली में शाहीन बाग, अलीगढ़ में एएमयू, जेएनयू, जामिया, ये ऐसे केंद्र बने हुए हैं जो आज देशद्रोहियों का अड्डा बने हुए हैं। यहाँ से जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त है या भारत की विरोधी है। वहां राष्ट्रद्रोही गतिविधियां लगातार हो रही हैं। सरजील से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो आज के युग के मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देश में घूम रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इन लोगों को तत्काल वहां से खदेड़ा जाए। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी को लेकर एक तरफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब इन धरने मुजाहिरों के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने तरीके से एहतजाज दर्ज करा रही हैं। मेरठ में आज युवा अभ्युदय मिशन की जानिब से नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात रखते हुए इस मुहिम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ युवा क्यों नहीं सकारात्मक विचार अपने सोशल मीडिया के द्वारा युवा तक पहुंचा सकते हैं। कुछ युवा सीए की आड़ में ऐसे गलत हिंसा कर रहे हैं, तो हम कुछ युवा क्या सकारात्मक के लिए खड़े नहीं हो सकते? वो लोग अगर नकारात्मक फैला रहे हैं तो हम सकारात्मक फैला रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि विरोध करना गलत है, विरोध करना सही है, लेकिन आप सही तरीके से, सही ढंग से विरोध करिए ना। ऐसे नकारात्मक फैला के हम कुछ युवा का मन इतना विचलित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशनबाग में जारी एहतजाजी धरने पर बैठी खवातीन ने तमाम दबाव के बावजूद धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली चुनाव के बाद खवातीन अपना धरना खत्म कर देंगी, लेकिन खवातीन ने इस तरह की बातों को अफवाह करार देते हुए कहा कि जब तक हुकूमत की तरफ से शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खात्मे का ऐलान नहीं किया जाता, उस वक्त तक रोशनबाग का धरना यूं ही जारी रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। एक माह पहले रोशनबाग में खवातीन ने जब अपने एहतजाजी धरने की शुरुआत की थी तो किसी को ये गुमान भी नहीं था कि ये एहतजाज इतना तवील खींचेगा, लेकिन शदीद सर्दी के बावजूद खवातीन रोशनबाग के मंसूर अली पार्क में शहरियत कानून के खिलाफ
दिन रात सरापा एहतजाज बनी रही। इस दौरान पुलिस ने कई बार एहतजाजी धरने को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। ये भी उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली चुनाव के बाद रोशन बाग का धरना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन खवातीन ने धरने को खत्म करने की बात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। आंदोलन पे असर तो होना ना होना वो सब बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ये इलाहाबाद में जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तो ये हमारा था कि ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, ये शहर है, और यहाँ पे हम धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे। और वही हो रहा है कि हमारे ये CAA NRC ला करके जो धार्मिक आधार पे भेदभाव किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। और इसलिए ये आंदोलन तो तब तक रद्द नहीं होगा जब तक कि ये कानून रद्द नहीं किया जाता है, और ये कानून का रद्द होना उतना ही ज़रूरी है। दिल्ली के इलेक्शंस के क्या रिजल्ट आते हैं उससे हमारे आंदोलन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। जब आप ये काला कानून जो है ये वापस लें, हम लोग देखिए खामोश रहे। आपने बहुत सारी नोटबंदी किया, हम लोग खामोश रहे। GST लाए, हम लोग खामोश रहे। बहनें बना के 3 तलाक वाला मसला ले आए, अयोध्या का मसला ले आए, फिर अब हमसे हमारी नागरिकता ही छीनेंगे। कैसे? हम लोग चुप कब तक रहेंगे? तो अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोगों का यही है कि जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। रोशन बाग एहतजाजी धरने को खत्म करने का योगी हुकूमत की तरफ से शदीद दबाव है। मकामी इंतजामिया की तरफ से कई बार मंसूर पार्क को खाली करने का ज़बानी अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है, लेकिन खवातीन अपने पूरे अज़्म के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। धरने में शामिल बाज़ समाजी तंजीमों की तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है। समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि शहरियत कानून के खात्मे तक इनका धरना जारी रहेगा। अभी तो कुल मिला के ये है कि जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती तब तक ये धरने का फॉर्म यहाँ जारी रहेगा। 1 अप्रैल से सरकार को NPR लागू करने की सरकार ने घोषणा की है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक सरकार उसको वापस नहीं ले लेती तब तक ये विरोध चलता रहेगा इसी रूप में। और लगातार हम लोग अलग अलग इलाकों में कर भी रहे हैं, पर्चों के जरिए, छोटी छोटी सभाओं के जरिए, पार्क से बाहर भी, अन्य आबादी के बीच में भी हम लोग इसको लगातार लेके जा रहे हैं, ताकि एक बड़ी आबादी के बीच में जो भ्रम है उसको साफ़ किया जा सके और लोगों को पता चल सके कि हर गरीब आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। इलाहाबाद का रोशन बाग इलाके में एहतजाज की अलामत बन चुका है। 1 माह गुजरने के बाद भी ख्वातीन के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। ख्वातीन का कहना है कि वो आइन में दिए गए अपने बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक शहरियत कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका ये एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मारूफ मुसन्निफ इखलास अहमद शेरवानी की किताब आज़ादी हिंद की दिलखराश दास्तान का रस्म इजरा अमल में आया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, समाजी व सियासी जिम्मेदारान ने शिरकत की। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार और उन पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद को इस किताब में बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया। किताब की रस्म इजरा के मौके पर मुसन्निफ के अहबाब और रिश्तेदारों के साथ साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शामिल रहे। इससे कब्ल हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी के सिलसिले में किताब उर्दू ज़बान में लिख चुका हूँ। उसी काम को मैंने आगे बढ़ाने के लिए इस किताब को मैंने अवाम के सामने पेश किया है, वो भी उर्दू ज़बान में। और जो बातें, जो वाक़यात आज़ादी से मुताल्लिक़ बाकी रह गए थे, मैंने इस किताब के अंदर, इस किताब का नाम है आज़ादी हिंद की दिलखराश दास्तान। ये जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले उन मुसलमानों की एक तवील कहानी है जिसमें से बहुत से लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। मुल्क इस वक्त जल रहा है, एहतजाज के नारों से गूंज रहा है, एक ख़ास तरह का कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। कुछ लोग मुसलमानों के कारनामों पर खाक डालना चाह रहे हैं, समझाने वाले समझाने के लिए उनके पास कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं हैं। मरकज़ी हुकूमत के जरिए अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के क़याम के फैसले के बाद अब अलीगढ़ के मकामी कारोबारियों की ख्वाहिश है कि इन्हें मुताल्लिका प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी दी जाए। हाल ही में लखनऊ में मुनक़िद हुई डिफेंस एक्सपो ने इस ख्वाहिश को मज़ीद बढ़ा दिया है। इसी ताल्लुक से अलीगढ़ के लॉक्स एंड हार्डवेयर के एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने एक जलसा मुनक़िद करके अलीगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट सतीश कुमार गौतम का इस्तकबाल करते हुए ताउन का मुतालबा किया।
देखिए, लॉ एसोसिएशन द्वारा आज डिफेंस कॉरिडोर को लेकर एक मीटिंग आयोजन हुआ। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई डिफेंस कॉरिडोर जो खैर रोड पर स्थापित किया जा रहा है उसमें अलीगढ़ के व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए। अलीगढ़ में ही FIM का गठन हुआ। ऐसा नहीं है कि डिफेंस कॉरिडोर में केवल FIM का गठन हुआ है। जो भी व्यक्ति अलीगढ़ का उद्योगपति डिफेंस कॉरिडोर में जगह लेकर काम करना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। लॉक्सन हार्डवेयर के माध्यम से आज अपने सांसद जी से मांग की है कि बहुत जल्दी वो हमें यूपीडा और MOD से मिलवाएं, RM से मिलवाएं, जिससे कि हम अपने समूह के रूप में अपनी बात कह सकें और छोटी छोटी यूनिट को एंकर यूनिट में तब्दील करके उनको बात रख सकें और उनसे रक्षा मंत्रालय डिफेंस कॉरिडोर में जो भी सामान बनेगा उसके लिए हमें जो भूमिका हमारी हो सकता है वो हम उसको निभाने को तैयार हैं। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए इलाहाबाद के संगम किनारे कुल मज़ाहिब दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। आम आदमी पार्टी के मकामी सदर डॉक्टर अल्ताफ अहमद की क़यादत में संगम की रेगजार पर पूजा हवन किया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने शहर की मसाजिदों और दरगाहों पर भी हाजिरी दी और पार्टी की जीत के लिए खास दुआएं मांगी। डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को साथ लेके चलती है, सबके लिए सोचती है। आज उसी को लेकर पूरी दिल्ली ने हम लोगों को एक भव्य जनादेश दिया है। मीडिया में जिस तरह से आ रहा है कि हम लोग लगभग 68 सीट जीतने की कगार पर हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग कल 70 में से 70 सीट जीतकर आएंगे। रुदौली शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत शेखुल आलम का 603वां उर्स मुबारक आज कुल शरीफ की रसूम की अदायगी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कुल शरीफ की सभी रसूमात अक़ीदत व एहतराम और तुज़्गो एहतशाम के साथ अदा कर दी गईं। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन व अमान के क़याम और कौमी यकजहती की दुआएं भी पेश की गईं। देखिए रुदौली से खास रिपोर्ट। रुदौली ज़िला अयोध्या फैज़ाबाद का एक ऐसा कस्बा है जिसकी अदबी और मजहबी शिनाख्त के नक्श निगार पूरी दुनिया पर आया व आश्कार हैं। यहाँ मौजूद साबरिया सिलसिले की पहली खानका हज़रत शेखुल आलम से अक़ीदत रखने वाले लोगों का दायरा इतना वसी है कि अक़ीदतमंदान शेखुल आलम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन फ्यूज़ व बरक़ात के हुसूल के लिए इस मुक़द्दस आस्ताने का रुख करते हैं और दामन मुराद भर कर वापस लौटते हैं। फैज़ व बरक़ात और मुअज्ज़ात का ये सिलसिला सदियों से जारी व सारी है। खानकाह से मुंसलिक उलमा और दानिश्वर रोशन तारीख़ को मुख्तसरन कुछ यूँ बयान करते हैं। ये हज़रत सैयदना शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक साहिब तोशा रुदौलवी की जानिब मंसूब है और आपकी शख्सियत से ही इस शहर की शनाख्त होती है और आप सिलसिले चिश्तिया साबिरिया के बड़े अहम शेख हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 5 वास्ते से आपका सिलसिला टच हो जाता है और मिल जाता है। आपके दादा हज़रत शेख दाऊद अलैहिर्रहमा बल्ख से हिंदुस्तान तशरीफ़ लिया है। वो अलाउद्दीन खिलजी का दौर था और आपको अलाउद्दीन खिलजी ने रुदौली और उसके अतराफ़ अकनाफ की जागीर अता की। मुल्क में जो एक आलम है नफ्सा नफ्सी का और जो एक शिद्दत पसंदी का, सूफ़ियों ने हमेशा इन चीज़ों को कंडम किया और सूफ़ियों ने अपने तबलीग का तरीक़ा इंसानियत और अखलाक की बुनियाद पे हमेशा चुना, जिससे लोग मुतासिर होके इंसानियत की तरफ मरूब हुए। और जाहिर है कि सूफ़ियों ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती से लेके साबिर कलियरी से लेके हज़रत निज़ामुद्दीन औलियो से लेके इनके यहाँ पे कोई भी नफ्सा नफ्सी का माहौल नहीं था। सारे तबके, सारे फ़िरक़े के लोग वहाँ पे जाते थे और वहाँ से फैज़याब होते थे और वहाँ से अखलाक और इंसानियत का दर्स लेके आते थे। शेखुल आलम की मौजज़ाती ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू ये है कि उन्होंने बग़ैर तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सभी मज़ाहिब के लोगों को मसावात के पैगाम दिए और किसी भी बुनियाद पर नस्ल आदम में कोई इम्तियाज़ नहीं किया।
यही सबब है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तालीमात शेखुल आलम की अहमियत और इफादियत में भी इजाफा ही हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रुदौली शरीफ से तारिक कमर की रिपोर्ट। पटना के सालिमपुर आहरा में जबरदस्त धमाके से सनसनी फैल गई। उस धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पीएमसीएच अस्पताल में जारी है। पुलिस का मानना है कि ये धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हो सकता है। हालांकि आसपास के लोगों को शक है कि ये बम धमाका हो सकता है। धमाके के फौरन बाद पुलिस भी जाए वक़्फ़ पर पहुंची और जांच शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला सिलेंडर ब्लास्ट का लगता है। हम लोग चाय पी रहे थे, यहाँ पे अचानक धमाके का आवाज़ है। दौड़े हम लोग तो देखे कि 6 जन जख्मी हुए हैं और उनको ताला, उस समय ताला लगा हुआ था। यहाँ पे ताला तोड़ के उन लोगों को, या जख्मी पड़े हुए तो उन लोगों को निकाल के पीएमसी भेजा गया। सिलेंडर के फटने की आवाज़ थी या बम के धमाका तक कुछ आपको लगा उस समय? मुझे तो लगा कि सिलेंडर ही फटा है, और जो नीचे रेंटर रहते हैं उनसे भी मैंने पूछा अस्पताल में, क्योंकि वो सारे फैमिली वहीं एडमिट है, तो वो बोले कि सिलेंडर ही फटा है। तो अब इससे हम क्या बता सकते हैं। कितने लोग घायल थे उस समय आपके सामने? मेरे फादर को लेकर के 7 लोग एडमिट है वहाँ पे। प्राइमा फेसी लग रहा है वो पोर्टेबल चूल्हा जो होता है उसी का ब्लास्ट हुआ है। प्राइमा फेसी वही लग रहा है, और जो इंजर्ड है उसमें भी 2 महिला लोग हैं, 3 बच्चे हैं। तो प्राइमा फेसी वही लग रहा है कि पोर्टेबल चूल्हा कुछ ब्लास्ट हुआ है। आरजेडी के बिहार बंद में मारे गए आमिर हंजला के अहले खाना को बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने जमीन देने का फैसला किया और पटना के अशोक राज पथ पर वाक़े चांद कॉलोनी में वक्फ बोर्ड आमिर हंजला के वालिद सुहेल अहमद को जमीन फराहम करेगा। बोर्ड ने यह भी ऐलान किया कि इस जमीन पर घर बनाने में वक्फ बोर्ड की जानिब से ताउन किया जाएगा। वाज़ेह है कि 21 दिसंबर को आरजेडी के कॉल पर बिहार बंद बुलाया गया था, जिसमें शरपसंदों ने आमिर को मौत के घाट उतार दिया था। सरकार ने 5 लाख रुपया देने का काम किया। खास करके हमारे पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर साहब ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के अपने फंड से 1 लाख रुपया दिया। बैठक है उसमें ये डिसीजन मेरे स्तर पर ले लिया गया है। हम बोर्ड से उसको कंफर्म करा देंगे कि उसको रिहाइशगाह के लिए अशोक राजपथ पर हम लोग मकान बनाने के लिए जगह देंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो उस फैमिली की, तो हम लोग कुछ मदद करके अपने पर्सनल अप्रोच से उनके घर भी बनवाने। बिहार के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में उर्दू की असामियां बरसों से खाली हैं। हुकूमत उर्दू नवाजी का दावा तो करती है, लेकिन उर्दू के टीचरों को बहाल नहीं करती। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता 6 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों का मसला भी हुकूमत ने हल नहीं किया है। देखिए पटना से महफूज आलम की खास रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान है और हुकूमत उर्दू नवाज होने का दावा हमेशा से करती आई है, लेकिन उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के मसले तक को हल करने में हुकूमत नाकाम रही। स्कूलों में उर्दू टीचरों को बहाल करने के लिए 2013 में उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी का इम्तहान लिया गया था। इस इम्तहान के रिजल्ट में पास उम्मीदवारों को दोबारा रिजल्ट शाया करके फेल करार दिया गया। ऐसे 12,000 उम्मीदवार इंसाफ के इंतजार में अपने दिन काट रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जो बिहार में 72,000 स्कूल हैं, जिसमें उर्दू की असामियां खाली हैं, असातिज़ा बहाल नहीं है, तो हम लोग जो 6 साल पहले पास हो चुके थे उर्दू टीईटी में, तो फिर आप उस खाली जगह को भर दें। ये 6 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मजबूर हैं, भुखमरी के शिकार हैं, तो आप हमारी जो जगह खाली है उर्दू में, तो आप हमें बहाल कर दें। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं फेल नहीं किया गया है, तो यही हम मांग करते हैं कि जिस रिजल्ट को आपने दिया है उस रिजल्ट को सुधार करके आप जारी करें। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हमेशा आश्वासन देते आ रहे हैं कि इस महीने में जारी करेंगे, उस महीने में जारी करेंगे, लेकिन अब तक के रिजल्ट के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं और इसके लिए मैं 14 तारीख को हम लोग मुजाहरा करेंगे और नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। और 6 साल से हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं और बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए और रैली भी की है, मगर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री हम लोगों के बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। टीईटी उम्मीदवारों ने थक हार कर 14 फरवरी को वजीर आला नीतीश कुमार के घर का घेराव करने का फैसला किया है।
इनके मुताबिक टीईटी के इम्तिहान में 13 नंबर का सवाल गलत पूछा गया था। इसको ही बुनियाद मानकर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दोबारा रिजल्ट जारी किया, जिसमें कामयाब उम्मीदवार नाकाम हो गए। ऐसे में स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की गलती की सजा इन्हें भुगतना पड़ रही है। उधर जेडीयू लीडर इरशाद अली आज़ाद ने दावा किया है कि इस मसले पर हुकूमत गौर कर रही है। तो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पर बात करेंगे कि इसका कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए। जो बेरोजगार हैं, जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार एक ऐसा मापदंड बनाए जो उस मापदंड पे वो जो टीचर ने जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो मापदंड को पूरा करें और कम से कम वक्त में सारे स्कूल में उर्दू टीचर की बहाली हो जाए। और जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, जहां मदरसे नहीं है, कम से कम स्कूल में वो उर्दू नोइंग हो जाए। इनके मसले पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले वक्त में इस मसले का कानूनी पहलू से इसका रास्ता निकले। टीईटी उम्मीदवारों को उम्मीद है कि इंतखाबी साल होने के सबब हुकूमत इनके मुतालबात पर गौर करेगी। अगर हुकूमत इस मसले को हल करती है तो स्कूलों में बरसों से खाली उर्दू असामियों के लिए भी उर्दू के असातिज़ा आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक